मैंने बात की अपने घर वालों से और उन्होंने ना बोल दिया। पति ने पहले ना बोला, फिर मैंने बोला चलो पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, वही हाँ बोल दें एटलीस्ट। उन्होंने भी ना बोल दिया। मैं दुखी तो बहुत हुई। मैं तो इस इम्प्रेशन में थी कि जो वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए हैं शायद वो मुझे काम आएंगे, बट सच बताऊं सब ने मना कर दिया। नमस्कार, जो स्टॉक्स बिहार पर आज मैं रुचि वर्मा अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे मैं छोटे से शहर दरभंगा से निकलकर अपनी खुद की बिजनेस गुड़गांव में चला रही हूँ। जो स्टॉक्स बिहार की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को अपने मंच पर प्रस्तुत करने का मौका दिया। दरभंगा में मेरा जन्म एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे पापा SBI में काम करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हम 3 बहनें हैं। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमें बेस्ट एजुकेशन दिलवाई और मेरी मम्मी चाहती थी कि जब मैं बड़ी हो तो हम तीनों बेटियां इंजीनियर डॉक्टर बने। मगर दरभंगा का असर मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही था। जैसा कि दरभंगा प्रसिद्ध है अपनी कला के लिए, मेरे अंदर कला भर भर कर थी। यह बात मुझे तो पता थी और शायद मेरे पेरेंट्स को भी पता थी, मगर जो आसपास के बच्चे इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, उस बोझ की वजह से, और बिहार के हर पेरेंट्स जैसा चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी चाह रहे थे। मैंने 2004 में जब 10th दिया तो उस समय सच बताऊं तो मेरी भी यही इच्छा हो रही थी कि मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करूं। इसी वजह से हमें कोटा जाने का मौका मिला। वहाँ मैं पहुँच तो गई, मगर वो बोलते हैं ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अक्षर मेरे आंखों के सामने नाचने लगे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनी हूँ। जो मेरे अंदर प्रतिभा थी वो आर्ट्स की तरफ थी और मैं चाहती थी कि मैं उसी में आगे बढ़ूँ। मगर मैं कैसे बात करती अपने पापा से, अपनी मम्मी से। उन्होंने इतने पैसे खर्च करके मुझे कोटा भेजा था। सो मैंने अपने पापा को कॉल किया एक दिन और मैंने बोला, पापा मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, मैं वापस आकर के अपनी पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहती हूँ। और थैंकफुली पापा मान गए। उन्होंने मेरा बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया और बोला जो तुम्हारा मन है हम वही करेंगे, तुम एक बार आओ वापस दरभंगा, हम डिसाइड करते हैं। मैं वापस दरभंगा आ गई। फिर जब हम बैठकर डिस्कशन करने लगे कि हमें आगे करना क्या है, तो मुझे आज भी याद है एक बात। मेरे घर के बगल में एक बुटीक हुआ करता था। वो बुटीक एक आंटी रन करती थी। उस समय बुटीक को एक्चुअली बुटीक भी नहीं बोला जाता था। उस बुटीक को लोग टेलर का दुकान बोलते थे। और मैं समहाउ उस आंटी से बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी। मुझे वो कपड़ों का जो बुटीक था वो इतना अट्रैक्ट करता था और मैं यह बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाई उस समय, क्योंकि शायद उस काम को बहुत छोटा माना जाता था। पापा ने मुझसे पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, और मैं जब घर में भी हुआ करती थी तो बचपन में अपनी दोनों छोटी बहनों को के ऊपर साड़ी से, टावल से, दुपट्टा से उन्हें अलग अलग तरीक़ों से ड्रेप करके उन्हें रेडी किया करती थी। ये बात मैंने शेयर की पापा से और उन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड मेरे लिए शायद बेस्ट होगी। फिर मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया। दरभंगा से निफ्ट मुंबई का सफ़र बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला था मेरी लाइफ में। जब मैंने मुंबई सिटी सिलेक्ट किया था, मेरी मॉम तब पर भी डरी हुई थी। वो बोल रही थी अरे नज़दीक वाले कोलकाता में चली जाओ। मुझे आज भी याद है। बट वहाँ पे भी मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया और बोला अगर तुम्हें मुंबई मन है बिल्कुल मुंबई जाओ। मैं मुंबई गई। काफ़ी डरी हुई थी, नया शहर, बड़ा शहर, चेंजेस तो थे काफ़ी। मगर जैसा बोलते हैं ना, जब तुम अपने तरह के लोगों के बीच में हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरे साथ वही हुआ। निफ्ट में मेरा 4 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ पर क्रिएटिव माइंड्स के बीच में मुझे इतना मन लगने लगा और मेरी पढ़ाई बहुत ही आसानी से हो गई। निफ्ट में एक बात थी, वहाँ पर पहुँचते ही मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन था डिज़ाइनर्स, जो इंडियन डिज़ाइनर्स थे। मैं उनसे इतनी इम्प्रेस्ड और इतनी अट्रैक्टेड रहती थी कि मुझे हमेशा से मन करता था कि मैं खुद का डिज़ाइन हाउस बनाऊं उनके जैसा। मगर मेरा बिजनेस बैकग्राउंड कुछ था नहीं,
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूँगी इस जर्नी की। मैंने 4th ईयर में डिसाइड किया कि मुझे शायद थोड़ा सीखना होगा इंडस्ट्री को, और इस वजह से मैंने कैंपस सिलेक्शन में बैठी और मैंने एक जॉब स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ था, वो था किड्स, जो कि उस टाइम पर भी काफ़ी नीश था। मेरी सिलेक्शन एक एक्सपोर्ट हाउस में हो गई थी और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक और कैटेगरी का मौका दिया था, वो था मैटरनिटी वेयर। मैं काफ़ी खुश थी, वो भी एक अलग टाइप की कैटेगरी थी। मेरा 2-3 साल उस ऑफिस में ही बीता, एक्सपोर्ट हाउस में। मगर मुझे जब स्टार्ट मैंने किया था अपना जॉब, उसके विदिन 6 मंथ्स मेरी शादी हो गई थी। और फिर से मैं एक ऐसे मोड पे थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड, मेरा जो न्यू फैमिली है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं मेरे करियर को, आगे बढ़ पाएगा कि नहीं मेरा करियर। बट अगेन थैंकफुली उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और आसानी से मेरा फिर जॉब चलता गया। मैंने काफ़ी कुछ सीखा एक्सपोर्ट हाउस में। वहाँ का सेटअप, फैक्ट्री भी वहीं थी, ऑफिस भी वहीं था, तो इट वाज क्वाइट इजी। 1-2 साल बाद मुझे चाहिए था रिटेल हाउस का एक्सपीरियंस, और इस वजह से मैंने फिर जॉब स्विच करने का डिसाइड किया। एंड देन आई जॉइंड वेस्ट साइड टाटा ट्रेंड। टाटा ट्रेंड ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, ना सिर्फ प्रोफेशनली बट पर्सनली। जब आप ऑफिस में काम करने लगते हो तो आप लोगों से कैसे डील करना है ये भी सीखते हो, वहाँ पर वो मैंने सीखा। उसके बाद मेरी हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई और मुंबई से दिल्ली आना पड़ा। तो मेरे लिए एक अच्छा चेंज था, थोड़ा कल्चरल डिफरेंस था। मैं यहाँ पर आकर के मैंने स्पेंसर्स में अपना न्यू जॉब ज्वाइन किया। वहाँ पर ज्वाइन करने के 1 साल बाद मुझे एक बात याद आने लग गई, जो मेरा बचपन का ड्रीम था। खुद का बिजनेस होना, खुद का कुछ काम करना। वो जो मेरा पैशन था वो एक्चुअली बचपन से था, बट उस पैशन को मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। वो जो फिक्स सैलरी आने लग गई थी, उसकी आदत सी पड़ गई थी। रूटीन एक बन सा गया था, 9 to 5 जॉब करना है, आराम से आना है, इवनिंग स्पेंड करना है फैमिली के साथ। फिर धीरे धीरे मेरा कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम बढ़ता चला गया, क्योंकि मैं सीनियर पोजीशन पे चली गई थी और मुझे वो 9 to 5 जॉब एक्चुअली 9 to 9 हो गया था। मुझे लगने लगा कि भाई हो क्या रहा है ये, मतलब इतना अगर मैं मेहनत खुद के लिए कर लूँ तो शायद कहीं किसी और मुकाम पर होंगी। और इसी वजह से मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे खुद का कुछ करना है। मगर ऑफ कोर्स वो डर जो हमेशा रहता है अंदर, कुछ भी न्यू स्टार्ट करने से पहले, वो डर काफ़ी था। मैंने सोचा कि अपने घर वालों से बात करूं इसके बारे में, मगर हिम्मत नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद का पहले रिसर्च शुरू किया। 2019 की बात है, तब तक ऑनलाइन थोड़ा मार्केट बढ़ गया था और मैंने ऑनलाइन रिसर्च करने लगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी ऑनलाइन। तब तक मैंने एक कैटेगरी देखी जो कि थी मैटरनिटी वेयर, और चूँकि वो मैंने पास्ट में किया हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस था उस कैटेगरी पर। मैंने देखा ऑनलाइन काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस कैटेगरी में, मांग बढ़ गई है, क्योंकि मैं डे टू डे देख पा रही थी विमेन का जो वर्क आना जाना बढ़ गया था। तो अब हर विमेन स्टाइलिश और फैशनेबल दिखना चाहती हैं आज के डेट में, वाई नॉट प्रेग्नेंट विमेन। और ये भी थी एक बात, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने बम्प को इतना फ्लॉन्ट करने लग गई थी कि अब उसको छिपाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। उस दिन मैंने अपना प्रोडक्ट तो सोच लिया था। फिर बात आती है कि मैं इसे डिस्कस करूं या ना करूं। मैंने बात की अपने घर वालों से और उन्होंने ना बोल दिया। पति ने पहले ना बोला, फिर मैंने बोला चलो पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, वही हाँ बोल दें एटलीस्ट। उन्होंने भी ना बोल दिया। मैं पड़ी दुविधा में, अब मैं क्या करूं? मुझे करना तो है, बहुत टाइम हो गया है ये सोचते सोचते कि मुझे खुद का करना है, मुझे खुद का करना है, बट मैं करना शुरू चाह रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। मैंने बिना किसी के हाँ के बिना रिज़ाइन कर दिया ऑफिस और घर आ गई रेजिग्नेशन लेटर के साथ। उस दिन मेरे हस्बैंड शायद 2 दिन तक मेरे से बात नहीं की थी। फिर मैंने उनको अपना जो प्लानिंग था, जो मैं करना चाह रही थी, वो मैंने उनके साथ डिस्कशन की।
उनको समझाया, तो वो समझ गए। मेरे सामने एक नया चैलेंज था, बहुत बड़ा। जब मैंने स्टार्ट किया अपने रेंज पर वर्क करना, तो मैं तो इस इम्प्रेशन में थी कि जो वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए हैं शायद वो मुझे काम आएंगे। बट सच बताऊं, सब ने मना कर दिया, क्योंकि वो सारे वेंडर्स जो थे वो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइड अप थे, और मेरी छोटी सी स्टार्टअप थी। मेरी क्वांटिटी इतनी कम थी कि लोग इनफैक्ट हंस देते थे कि तुम क्या कर रही हो, ये इतनी छोटी क्वांटिटी से कौन तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। मैं दुखी तो बहुत हुई, रिजेक्शन था ये मेरे लिए, और इस रिजेक्शन को कोप अप करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट मैंने एक दिन सोचा कि जैसे मैं स्टार्टअप करना चाह रही हूँ, वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाले लोग भी तो होंगे जो स्टार्टअप अपना करना चाह रहे होंगे। और मैंने ऑनलाइन फिर से रिसर्च करना शुरू किया। थैंक्स टू गूगल मुझे ऑलमोस्ट 10-12 लोग के कॉन्टैक्ट्स मिले, जिनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, और मैं बहुत होपफुल थी। मगर उन सभी 12 लोगों ने मुझे मना कर दिया, और वही बात बोल रहे थे कि इतनी छोटी क्वांटिटी हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं हताश तो काफ़ी थी, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं उसके पीछे लगी रही। मैंने बोला कि मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और ऑनलाइन और रिसर्च करती रही, सब कुछ लोगों से हेल्प लिया कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले अगर आप बता सकते हो। और प्लस जो हमें गूगल पर रिसर्च के थ्रू मिला, मैं फिर से कांटेक्ट की, फिर विज़िट करना शुरू किया, फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया, और मैं जयपुर, नोएडा, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना शुरू किया। जब उनके ऑफिस जाकर अपना विज़न उनको समझाना शुरू किया और उनको एक्सप्लेन किया कि हमारा बिज़नेस अभी ये है, 6 महीने बाद मैं इसका शायद आपको डबल ट्रिपल ऑर्डर दूंगी, और तब जाकर के मेरे विजन को समझने के बाद 2 से 3 वेंडर्स ने हाँ की। वो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। लेकिन कहते हैं ना, तुरंत बहुत स्टार्ट में खुश नहीं होना चाहिए। जब तक मेरा हाफ रेंज बना ही था, तब तक मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया, सब कुछ बंद, मेरी प्लानिंग पूरी हिल सी गई। अब मैं क्या करती? मैंने एम्प्लॉय रखने का सोचा था, वो पॉसिबल नहीं था। मुझे ट्रैवल करने पड़ते वेंडर्स के पास, वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने थोड़ा वेट किया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद करूँगी वो काम जो मुझे एम्प्लॉय से करवाना था, वो मैं काम खुद कर सकती हूँ, और जो काम मैं खुद कर सकती हूँ वो क्यों ना करूँ। और फिर से मैंने हिम्मत से आगे बढ़ना शुरू किया। अप्रैल में मेरे घर पर माल आ चुका था, मुझे बस लॉन्च करने की देरी थी। मेरा मन था कि मैं मिंत्रा से स्टार्ट करूं, मगर मिंत्रा ने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पर भी वही सेम 15 प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लॉन्च कर सकते थे वो मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं, करना तो है। सो मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ही शुरू करने का सोचा, और थैंकफुली वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब आप एक कैटेगरी को लेकर के, आप कोई भी प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो ना, उसकी क्वालिटी पर वर्क किया होता है, तो आपको निराशा नहीं मिलेगी। और मेरे साथ वही हुआ। मुझे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आने लग गए, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। और उसके बाद जब मैंने 3 महीने बाद अपना रेंज बढ़ाया, ऑलमोस्ट 35-40 प्रोडक्ट्स पर आ गई थी, तब फिर से मैंने मिंत्रा को अप्रोच किया, और मैं तब जाकर मिंत्रा ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने नायका फैशन, मीशो, फर्स्ट क्राई, इन सब पर भी लाइव हो गई थी। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब मैं एक और अपना कैटेगरी लॉन्च कर पाई, क्योंकि मेरा ग्रोथ हर महीने बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी कंपनी 2.5 लाख रुपीस से स्टार्ट की थी, और आज यह कंपनी को मैं 1 ईयर में 1.8 करोड़ का टर्नओवर में बनाया, और इस साल का मेरा टारगेट 5 करोड़ ARR है। मैं धीरे धीरे जैसे अपनी कंपनी को बढ़ाती जा रही हूँ, मैं जैसे मिंत्रा से स्टार्ट किया था, और आज 5-6 अलग अलग मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है मेरा प्रोडक्ट। प्लस जो मेरी कंपनी ग्रो की है, वो 2 वेंडर से स्टार्ट करके 5 वेंडर्स, अभी मैं 5 वेंडर्स तक बढ़ चुकी हूँ। मैं आज अपनी स्टोरी से आप लोगों को यह मैसेज देना चाहती हूँ
कि अपने अंदर की आवाज़ सुने। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही फील किया है, जब जब मैंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी है, मुझे एक नया मुकाम मिला है। मेरे आसपास के लोग ने हमेशा मुझे बोला, उन्होंने अच्छाई के लिए ही बोला होगा कि तुम्हारा भला इसमें है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा भला, सबसे बेहतर इंसान मैं हूँ, जो मुझे पता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। और जब आप दिल की सुनते हो और आगे बढ़ते हो तो सफलता के बहुत नज़दीक होते हो। दिखता दूर है सफलता, बट जब भी आप सही एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते जाओगे ना, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। दिल की सुनो और बस बढ़ते जाओ। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।